टकराकर वापस लौट जाना। परावर्तन मतलब टकराकर वापस लौट जाना, और हमको यहाँ पर पढ़ना प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का टकरा करके वापस लौट जाना। तो Welcome to my channel, BSN Education World, Physics by Satyendra sir. आज का हमारा विषय कक्षा 10 विज्ञान से प्रकाश का परावर्तन है। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि आखिर प्रकाश क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम कहीं अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो वहां उपस्थित कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही वहां किसी भी माध्यम से प्रकाश किया जाता है तो वहां मौजूद सारी वस्तुएं हमको दिखने लगती हैं। तो ये कैसे होता है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमारी आंखों में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु को दिखाई देती है। अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश के कुछ गुण पढ़ेंगे हम। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार से ये पर्दे हैं और इधर यहां कोई प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश इस प्रकार से निकल रहा और इस पर्दे पर पड़ रहा है। अब हम यदि इस पर्दे में यहां पर छिद्र कर दें तो सभी लोग जानते हैं कि यहां से प्रकाश निकलते हुए इसी के ठीक सामने यहां पर गिरेगा जाकर के। लेकिन यदि हम अगले पर्दे में यहां छिद्र कर दें और फिर अगले पर्दे में यहां छिद्र कर दें तो क्या प्रकाश यहां से निकल के इससे होते हुए क्या यहां से निकल करके बाहर जा सकता है? नहीं। यदि हम ठीक इसी के सामने यहां छिद्र करें तो प्रकाश यहां से निकलते हुए यहां से निकलेगा और फिर अगले पर्दे पर ठीक इसी के सामने इस जगह पर गिरेगा जाकर के। यानी अगर हम देखें तो प्रकाश कैसे गया है? बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में गया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात शब्द यहां पर आया हुआ है। तो निर्वात का मतलब क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पर कोई भी वस्तु नहीं होती है वहां पर भी वायु होती है। जैसे यहां इस कमरे में जो ये स्थान है यहां पर कुछ नहीं है, फिर भी हम जानते हैं यहां पर क्या है? वायु, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा स्थान जहां पर वायु भी ना हो उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। तो जो ये प्रकाश की चाल बताई जा रही है निर्वात में और वायु में दोनों जगह समान होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर यहां हम 3 घाते कम कर दें, 10⁵ कर दें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁵ किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर तक पहुंच सकता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब फिर इसमें दो नए शब्द आ गए हैं, तरंग दैर्ध्य और एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? तो अब तो देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में कुछ इस प्रकार से चलता है, जिसमें जो ये ऊपर के भाग हैं इनको श्रृंग और जो नीचे के भाग दिख रहे हैं इनको गर्त कहते हैं। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहां से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्ध्य यहां दूरी के रूप में, यानी एंगस्ट्रॉम क्या है? दूरी का मात्रक है। लेकिन ये कितनी लंबाई के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, अर्थात 1 मीटर बटे 10⁻10। जब ये 10⁻10 को नीचे ले -10 को नीचे ले जाएंगे 10⁻+10 हो जाएगा। फिर इसको अगर विस्तार रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 अरब। यानी कि जो एक एंगस्ट्रॉम है वो 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होता है। और ये जो एंगस्ट्रॉम है ये वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। और जो इसके गुण है हमारे, जैसे पहला हमने देखा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा के रूप में चलता है। इसकी चाल निर्वात अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो
यहां परावर्तन का अर्थ है टकराकर वापस लौट जाना। परावर्तन मतलब टकराकर वापस लौट जाना। और हमको यहां पर पढ़ना प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का टकरा करके वापस लौट जाना। तो जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, कई बार देखा होगा कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह उससे टकराकर पुनः वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है तो वह उस तल से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहां पर माध्यम शब्द आया है, तो माध्यम मतलब यह है कि प्रकाश जहां से चलता हुआ आ रहा है। जैसे प्रकाश वायु में अगर चल रहा है तो माध्यम वायु हो जाएगा। प्रकाश अगर कांच में चल रहा है तो माध्यम कांच हो जाएगा। अगर प्रकाश पानी में चल रहा है तो माध्यम पानी हो जाएगा। यहां बोला गया है कि जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है तो वह उस तल से टकराकर पहले ही माध्यम वापस लौट जाता है। यानी कि अगर प्रकाश वायु से आ रहा है, किसी दर्पण पे गिर रहा है, तो जब उससे टकराएगा तो वापस कहां जाएगा? फिर वायु में वापस चला जाएगा। तो इसीलिए बोला गया जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है तो वह उस तल से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें कुछ नई चीजें निकल करके आएंगी कि जैसे प्रकाश जिस पृष्ठ पर गिरता है या जिस तल पर गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल। जैसे यहां पर दिखाया गया है, जो Mn है ये क्या है? परावर्तक तल है। जो प्रकाश की किरण इस तल पर गिरती है या आपतित होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जब इस पर टकराती है, टकरा के वापस लौटती है, तो उस वापस जाने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे यहां पर दिखाया गया है AO, ये क्या है? आपतित किरण है। और जब ये आपतित किरण परावर्तक तल के बिंदु O पर गिरती है तो फिर यहां से परावर्तित किरण OB निकलती है। यानी कि यही हमारी किरण OB मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहां ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। AO क्या हो गया? आपतित किरण। जब यहां से टकरा करके वापस किरण जा रही है OB, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर हमारी प्रकाश की किरण गिर रही थी उस बिंदु O को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और यदि हम आपतन बिंदु O पर कोई लंब खींच दें तो उस लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। जैसे यहां पर लंब खींचा है CO, तो आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और अभिलंब CO। जैसा कि यहां पे देख रहे हैं कि ग्रीन कलर से जो किरण दिखाई गई है AO वो है आपतित किरण, जो रेड से दिखाई गई है OB वो है परावर्तित किरण, और अभिलंब को ब्लू से दिखाया गया है OC, ये क्या है? अभिलंब है। और ब्लैक कलर से MN, ये क्या है? परावर्तक तल है। और यहां जो हमारा ये बिंदु O है यह है आपतन बिंदु। अब दो यहां पर कोण बनते हैं। पहला जो हमारा कोण इस साइड बन रहा है ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है, और इधर अगला जो बन रहा है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार यहां अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कोण AOC, ये क्या हो गया? आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार यहां कोण COB या BOC, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कोण BOC परावर्तन कोण, कोण AOC आपतन कोण। तो फिर से एक बार, परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार तल पर गिरता है तब वह उस तल से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर गिरती है उसको परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक तल या दर्पण भी कह सकते हैं। जो प्रकाश की किरण पृष्ठ पर गिरती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद इस पृष्ठ से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसके बाद
आगे पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। तो जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, पहला नियम क्या है, जो हमारी आपतित किरण है वो इस पृष्ठ Mn पर है, यानी परावर्तक तल Mn पर हमारी आपतित किरण AO है और इसी पर हमारा अभिलंब OC है और इसी पर हमारी परावर्तित किरण OB है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पर है, एक ही तल पर है। तो यही हमारा पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और अगला नियम क्या है कि जो यहां आपतन कोण बनता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 2 नियम हमारे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और अगला, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो। तो अब आगे बात करते हैं परावर्तन की घटना पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों पर। जैसे यहां हमने 2 प्रश्न लिए हैं। पहला, यदि कोण I यानी कि आपतन कोण I हमको 40 दिया जाए तो अपवर्तन कोण R कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, हम लोगों ने द्वितीय नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर कोण I 40 है तो R कोण 40 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे हमने लिया है कि कोण AOM 30 अंश है। AOM, यहां ये कोण जो है 30 अंश लिया गया है और पूछा गया है I और R क्या होंगे। तो हम जानते हैं ये COMN पर अभिलंब है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, ये हमारा पूरा जो कोण बनेगा वो 90 होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये 30 अंश का है तो शेष जो होगा बचेगा 60 अंश का। तो जब ये कोण I 60 हो जाएगा तो कोण R भी अपने आप 60 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण AOM के 30 अंश होने पर कोण I और R हमारे दोनों 60-60 अंश के हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं सारी चीजें समझ में आई होंगी और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बचे हुए भाग पर चर्चा की जाएगी। और अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है या अलग से कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना कमेंट पे आकर के अपना मैसेज डाल दें, उसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए।